हेलो एवरीवन। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आदाब, शुभ प्रभात। अभी क्या हो रहा है, मैराथन का क्लास शाम को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, आपका जो 8 PM वाला टाइम था, कनेक्ट नहीं, जो 8 PM वाला टाइम था वो उसमें मैथ्स का मैराथन चलेगा। और अभी ये सुबह 11 वाला इसमें जीके चलेगा। ठीक है, जीके करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अगस्त में हम कर रहे थे, आज 5वां क्लास होगा अपना करंट अफेयर्स का अगस्त सेशन में। इसके बाद देखोगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेंगे अगस्त के तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम सितंबर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो आ गए सब लोग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनका अब एग्जाम बिल्कुल क्लोज आ चुका है। ठीक है, तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान दें, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं हर एग्जाम के लिए कह रहा हूं। जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें जो लास्ट का टाइम क्वेश्चन होता है उसमें जितना पढ़ रखा है उतना मजबूत करके जाइए। ठीक है, क्योंकि जो भी पढ़ना होता है ना उसको कंसोलिडेट भी करना होता है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा। कई लोगों को लगता है पढ़ लेंगे तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। उस सेटिस्फेक्शन का आप करेंगे क्या जब वो आप इसे एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो पढ़ने के बाद चीजों को कंसोलिडेट भी करना होता है, उनको रिवाइज करके भी रखना होता है, तब जाके आप वो एग्जाम में बनती है। ऐसा नहीं है एक बार पढ़े बिल्कुल अगली बार जरूरत नहीं है। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे को बताना था, अपन डेली प्रैक्टिस क्विज स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, मैंने डेली प्रैक्टिस क्विज स्टार्ट करी है पेज पर। तो आप जाएंगे तो आज आपको क्विज 5 मिलेगी। इससे पहले 4 क्विजेस भी मैंने अपलोड करी है। आज जो क्विज मिलेगी क्विज 5 मिलेगी। उसमें हम कुछ 5 से लेकर 10 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन उसमें पुटअप करते हैं। इनमें होता क्या है, आपकी जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं है आपको डिमोरलाइज करें, क्वेश्चन देने का पर्पज है कि आपको थोड़ा सा हैबिचुअल डालें टफ क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, टफ क्वेश्चंस की भी आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपको हर तरह से जहां से पॉसिबल हो रहा है वहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको भी कोशिश करनी जहां जहां से भी पॉसिबल हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना छोड़ें। डेली भी 10 से 5 क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे तो भी वो भी अपने आप में आपकी नॉलेज इंक्रीज करेंगे। जो भी नया फैक्ट मिले उसको लिख लें, एक बार गूगल करके पढ़ लें या मेरे से पूछ लें। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर डिस्कशन ऑफ पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेक्ट रीप्लान रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट रीप्लान आया था, वो किसका प्रोजेक्ट है? नाफेड, अपीडा, केवीआईसी या ट्रिफेड? बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी कनेक्ट हो गए हैं जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ जी, प्रोजेक्ट रीप्लान बताइए। ये आंसर अपीडा? नहीं जी, ए भी नहीं है, या ए भी नहीं आंसर, नहीं नहीं। करेक्ट आंसर इज केवीआईसी, खादी विलेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज कमीशन। प्रोजेक्ट क्या है? रीप्लान। रीप्लान मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर।
टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है, ठीक है। जो इंडिया के बड़े बड़े मिशन है उनमें से एक है स्वच्छ भारत अभियान। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का ही पार्ट है। ये इस तरह की स्कीम से होती है, वो अम्ब्रेला स्कीम से अम्ब्रेला प्लान्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंडर और भी सारी चीजें होती हैं। जैसे ये स्वच्छ भारत अभियान है, इसी के अंडर क्या लॉन्च हुआ है? एक प्रोजेक्ट रीप्लान। इसमें करा क्या है? एक पेपर प्रोड्यूस करेंगे, हैंडमेड पेपर, जिसमें प्लास्टिक मिक्स होगा। प्लास्टिक मिक्स करने का पर्पज क्या है कि जो भी हम डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज करके उसे गार्बेज में फेंक देते हैं, उसको हम रीयूज कर पाए, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज तो हो नहीं पाता है, या होता है तो बहुत साल लेगा। तो इसीलिए वो जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक को मिक्स कर रहे हैं। और भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, लाइक हम प्लास्टिक रोड्स वगैरह बना रहे हैं, प्लास्टिक से रोड्स बनाने का भी हम कंसेप्ट डेवलप कर चुके हैं। तो इसी लिहाज से एक आपका रीप्लान चल रहा है, स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक इन नेचर। It can be used to make paper bags, fine tissues and other paper based items. पेपर बेस्ड आइटम्स बनाने से फायदा ये भी होगा, क्योंकि देखिए पेपर में जरूरत पड़ती है लकड़ी की, वुड की, उसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं। तो अगर आप उसमें प्लास्टिक मर्ज कर देंगे तो आपकी जो वुड की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये हर लिहाज से एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है, ठीक है। प्रोजेक्ट रीप्लान क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेप है। तो इसको लॉन्च कौन कर रहा है? इसको कर रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये याद रखिएगा, केवीआईसी। केवीआईसी से एक सवाल ये बहुत आराम से बन सकता है, अच्छा बताइए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव है, कैसी बॉडी है? तो याद रखना, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब इसके लिए कानून पास हुआ है, कोई लॉ बना है, कोई एक्ट पास हुआ है। तो किस एक्ट के तहत बनी है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट। केवीआईसी हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तब भी हमने देखा था ये किस कानून के तहत बना है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्ट। किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई। तो केवीआईसी दो बातें याद रखती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई के मंत्री कौन है? नहीं जी, इट्स केवीआईसी। अब मेरे को बताइए एमएसएमई के मंत्री कौन है? एमएसएमई के मंत्री, हाँ जी, सो गए क्या सब लोग? अरे भाई आंसर आ जाना चाहिए अब तक आंसर आ जाना चाहिए। एमएसएमई के मंत्री कौन है? नारायण तातुराने, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जो लोग बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। चलिए फिर, तो प्रोजेक्ट रीप्लान याद रहेगा किससे रिलेटेड है? रीप्लान इज रिलेटेड विद केवीआईसी, ठीक है। रीप्लान किससे रिलेटेड है? केवीआईसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन मालाबार 2021। मालाबार एक्चुअली अब पहले तो इसमें यूएस, जापान और इंडिया इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, जापान, यूएस और इंडिया। इनकी ग्रुपिंग को जय भी कह देते थे कभी, जैसे यूनाइटेड नेशंस में मिले थे एक बार, इनकी ग्रुपिंग को नाम दिया गया था जय, जापान, अमेरिका और इंडिया। इन तीनों की एक्सरसाइज होती थी मालाबार, बट 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो गया। इंडिया ने कहा आओ तुम कहां अकेले रह रहे हो, तुम भी आ जाओ, तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। तो अब बेसिकली मालाबार किसकी एक्सरसाइज बन गई है? क्वाड मेंबर्स की एक्सरसाइज बन गई, क्योंकि यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब क्वाड मेंबर्स हैं। तो ये लोग किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मालाबार 2021 में। ये एक्सरसाइज हो किस जगह पर रही है वो बताना है आपको, एक्सरसाइज की लोकेशन बतानी है। ओके, रोय मैक कह रहे हैं तो गुआम। और लोग बताइए एक्सरसाइज वो कहां पर रही है?
हाँ जी, नदन मरियाना आइलैंड नहीं जी, करेक्ट आंसर इज गुआम। गुआम आइलैंड, गुआम आइलैंड पे होगी। ये है कहां पर, किसका है ये आइलैंड यूएसए का है, ठीक है। ये आइलैंड किसका है, ये आइलैंड यूएसए का है। लोकेशन थोड़ी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जाएंगे, ये फिलीपींस वाला पोर्शन है, इंडोनेशिया वगैरह, इधर फिलीपींस है, ये वाला फिलीपींस देखो आप, इधर इंडिया होगा कहीं, ठीक है, ये फिलीपींस है कहीं, और ये आइलैंड जो है आपका, इधर साइड आपको अमेरिका मिलेगा, ठीक है, इधर साइड क्या है, अमेरिका। और ये ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक में भी इक्वेटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आपको मिलेगा गुआम आइलैंड, ठीक है। तो गुआम आइलैंड कहां मिल रहा है, पैसिफिक ओशियन। अब देखिए कई बार क्या होता है, एग्जाम में रैंडमली पूछ लेगा गुआम आइलैंड बताओ किस ओशन में या किस कंट्री से बिलोंग करता है। अब आपको लगेगा ये तो रैंडमली कोई भी आइलैंड उठा के पूछ लिया, तो उसने रैंडमली नहीं पूछा है, गुआम आइलैंड न्यूज में था इसीलिए पूछा है, ठीक है। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है एक एक आइलैंड को याद रखें, लेकिन हाँ वो आइलैंड तो पॉसिबल है जो न्यूज में है, तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते जाइए। गुआम आइलैंड किसमें है, पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बिकम इंडिया 69th चेस ग्रैंडमास्टर। Who has become India's 69th chess grandmaster? शेखावत, बहुत बढ़िया। तो 69 ग्रैंड मास्टर आपका कौन है, हर्षित राजन। जोमैक ने तो 70 भी बता दिया, बढ़िया। ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो चेस विनर्स को दिया जाता है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। तो अपने 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, हर्षित राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स। अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए थे, तो जब खत्म होते हैं तो भी एक फ्लैग बियरर होता है हर कंट्री का, तो हमारी कंट्री का फ्लैग बियरर कौन था। हाँ जी, हर्षिता राज करेक्ट आंसर था 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, हु वाज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज बजरंग पूनिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बजरंग पूनिया। चलिए, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स। मतलब एक कंट्री है जो क्या करेगी, सारी कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आर्मीज को बुलाएगी, कहेगी आओ आपस में पार्टिसिपेट करें, गेम वेम खेलें, लूडो वूडो खेलते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कौन कौन लूडो खेलने जा रहा है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है। जो मैं कह रहे हैं रशिया, लोग बताइए कब से कब तक है, 22 अगस्त से 4 सितंबर। तो हो सकता है सितंबर के भी करंट अफेयर्स में आपको कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाए। देखिए आंसर कम लोग दे रहे हैं, आंसर देने में आप ही का भला है। आपको जो भी लिख दो, आप नहीं आता तो डोंट नो लिख दो। एक इंटरेक्शन बनता है ना, आपका इंटरेक्शन बनेगा तभी ये चीजें याद रहेंगी, वरना 4 दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कौन रशिया कहाँ गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन करना जरूरी है आपका। आपको यहाँ नहीं आंसर करना है तो अपनी कॉपी में आंसर करिए, बट करिए जरूर, ठीक है। गुड मॉर्निंग किसान, बहुत बढ़िया। रशिया, तो लूडो कौन खेलेगा इस बार, कौन करवा रहा है, रशिया करवा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये होती है ईमानदारी बेटा बनाने का, आई डोंट नो, बहुत बढ़िया। नहीं मालूम, टोटा सिरम जी ने भी कहा, कोई बात नहीं, ये ऑर्गेनाइज इसीलिए कराया जा रहा है, नहीं मालूम है तब आपको पता चल जाएगा। इसी रिगार्डिंग में कह रहा था, जो डेली प्रैक्टिस क्विज टीपी की स्टार्ट करा है मैंने, आपको रोज फेसबुक पेज पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको जरूर अटेम्प्ट करिए, ठीक है।
वो क्वेश्चन आप अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट पीएससी का ऐप है तो ऐप में भी मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज प्री टेस्ट सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बहुत बढ़िया। अब ये हुई ना बात, अब सबके निकल रहे हैं आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, to achieve the goal of self-reliance in India's satellite-based navigation sector, ISRO has drafted which policy? अभी हम क्या चाह रहे हैं कि सैटेलाइट बेस्ड जो नेविगेशन होता है उस सेक्टर में हमें किसी और कंट्री की हेल्प ही ना लेनी पड़े, तो उसके लिए जो हम पॉलिसी लेके आए हैं उसका नाम पूछ रहा है, मतलब आत्मनिर्भर सैटेलाइट की पॉलिसी का नाम। हाँ जी, आत्मनिर्भर सैटेलाइट की पॉलिसी का नाम। नहीं मालूम, ए पर तुक्का जा रहा है। हाँ, करेक्ट आंसर इज सतनव पॉलिसी 2021। ये पॉलिसी है क्या? देखिए, इसरो जो आता है सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। तो उन्होंने एक इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, ठीक है, सतनव, सतनव मतलब क्या, सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी बनाई है। मेन पर्पस क्या, सेल्फ रिलायंस, यानी दूसरी लोगों की जरूरत ही ना पड़े। अगर हमें सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन मतलब सैटेलाइट से अगर किसी चीज को लोकेट करना है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम खुद ही अपने दम पर सब कुछ कर पाए। लाइक हमने नाविक का यूज किया, ठीक है, नाविक क्या, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये इंडिया का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, IRNSS भी कहते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको भी हम और डेवलप कर रहे हैं, जैसे हर कंट्री का अपना खुद का होने लगा है। जैसे हम लोग जनरली जो जानते हैं जीपीएस, तो जीपीएस टेक्नोलॉजी कहाँ का है, ये यूएसए का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसी तरह से हम भी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, IRNSS। ठीक है, तो उसी का एक पार्ट है नाविक, तो इसको डेवलप करना है। इस तरह से और भी रिफॉर्म्स हमें लेके आने, इसी के लिए हमने किससे बात कर रखी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, और हमने उनसे कहा है कि भाई हमें फ्रीक्वेंसी एलोकेशन दो ताकि हम अपनी खुद की सैटेलाइट्स को और लॉन्च कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी कमिटी से मर्ज किया, यूएन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ भी हमने कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर मेकिंग सेल्फ रिलायंस नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, मेरे को ये बताइए ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ITU। दिल्ली भैया, नेशनल नहीं है ये, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ICAO ये थोड़ा सा अलग है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी बता दो कहां मिलेगा, ICAO का, ICAO का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? एम्स्टर्डम नहीं जी, एम्स्टर्डम नहीं है। वैसे तुक्का लगाने के लिए अगर कभी भी हेडक्वार्टर पूछे यूएन की किसी बॉडी का तो स्विट्जरलैंड लगा सकते हैं, ज्यादातर के हेडक्वार्टर आपको यही मिलेंगे। हाँ जी, शॉर्ट मार्क फिर सही आंसर दिया, करेक्ट आंसर इज
मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है आईसीएओ का हेडक्वार्टर। अच्छा, आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ का हेडक्वार्टर बताइए। लंदन, यूके, यूके में मिलेगा आईएमओ का हेडक्वार्टर। चलिए फिर, तो जो इस ध्यान रखिएगा, सतनव पॉलिसी किसने बनाई है? इसरो ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन नेवी अंडरटूक बाइलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 विद विच कंट्री? सिंपल सा सवाल है, जायद तलवार एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ कर रहे हैं? जायद तलवार एक्सरसाइज हम किस कंट्री के साथ कर रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जायद तलवार एक्सरसाइज हम किसके साथ कर रहे हैं? यूएई के साथ, ठीक है। जायद तलवार किसके साथ कर रहे हैं? यूएई, नहीं यूएई, हाँ ठीक है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, यूएई की कैपिटल, यूएई की कैपिटल, नहीं नहीं सऊदी अरेबिया नहीं है, यूएई की कैपिटल बताइए। अबू धाबी, ठीक है, दुबई नहीं है, ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया की कैपिटल, ये सब तुम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया की कैपिटल जल्दी बताइए। रियाद, ठीक है। बहरीन की बताइए, बहरीन की कैपिटल जल्दी बताइए, बहरीन की। देखिए कैपिटल्स जो है ये याद होनी चाहिए, पूछता रहता है, ठीक है। कभी अचानक से आ गया तो क्या करेंगे? हम्म, सब बहरीन की तो सबको बतानी है, बहुत आसान है। बहुत बढ़िया, मनामा। हाँ, बहरीन की मनामा, ओमान की मस्कट। अच्छा, अभी थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ओके है या नहीं है? आई थिंक अब इट इज लाइव नाउ। हाँ जी, अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? अभी लाइट वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, बढ़िया। हाँ जी, ऐसा नहीं है एकदम से भाग जाएंगे, कभी डिस्कनेक्ट हो जाए, 2 4 5 मिनट हमको दीजिए, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो हम ठीक कर देंगे, अदरवाइज फिर हम शट डाउन कर देंगे। तो 5 मिनट का टाइम रखिए, मुझे लग रहा है 10 12 लोग चले गए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Which state government has announced the Rajiv Gandhi Award for the IT sector? चल रहा है, बढ़िया। तो राजीव गांधी अवार्ड आईटी सेक्टर के लिए किसने अनाउंस किया? तो बहुत आसान सवाल है, अभी काफी न्यूज में था। हाँ जी, टाइमिंग अभी शफल कर दिया गया है, मैराथन चल रहा है, अभी टाइमिंग शफल कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। आगे फिर देखेंगे कैसा क्या बैठता है। अगर ठीक रहा तो यही कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर अपने पुराने टाइम पे आ जाएंगे। तो अगर टाइमिंग शफल हो गया है। हाँ जी, अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खेल चंद वो क्या कहते हैं,
अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो कांग्रेस वालों को थोड़ा बुरा लगा, और महाराष्ट्र में एक तरीके से कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस प्लस शिवसेना और एक एनसीपी, इन तीनों के अलायंस की सरकार है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये तो थोड़ा राजीव गांधी के लिए डिसरेस्पेक्ट की बात है, तो उन्होंने राजीव गांधी के अवार्ड से नया अवार्ड, राजीव गांधी के नाम से नया अवार्ड शुरू करा है आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर में राजीव गांधी के कंट्रीब्यूशन को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बहुत सारी इनके साथ कंट्रोवर्सीज हैं, शाहबानो केस की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी है राजीव गांधी के साथ, बट जो उनका आईटी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन था उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर, वो डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। काफी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है कंप्यूटर सेक्टर, आईटी सेक्टर। सुपर कंप्यूटर लाने में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा इंडिया में। तो आप मेरे को ये बताइए, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा आया है, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 1, इट वाज परम 8000, ठीक, परम 8, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। हाँ जी, अब नाम बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो ये अवार्ड किसने स्टार्ट किया है, ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना? हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना, अ न्यू कोल्ड वॉर, ये किसकी किताब है, किसने लिखी है ये? विजय गोखले। अरे विजय गोखले, दो चार किताबें पढ़ ली जिसमें चाइना की कनेक्शन के साथ लिखी थी विजय गोखले ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि विजय गोखले कोई अधिकार है किताब लिखने का चाइना के ऊपर। और भी लोग हैं जो चाइना वगैरह की हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की जानकारी रखते हैं। अरे भाई और भी लोग हैं जमाने में, है कोई देश का जिम्मेदार नागरिक जो सही आंसर दे। गाड़ी गाड़ी अटक गई विजय गोखले के बाद अरविंद पराशर पर। वही चीज है ना, चाइना ज्यादा लिखता है, मतलब विजय गोखले ने ज्यादा लिखा है लेकिन सब कुछ नहीं लिखा है, और भी लोग हैं। चलिए अब आंसर करेक्ट बताने का वक्त आ गया है। करेक्ट आंसर इज संजय बारू। संजय बारू नाम तो सुना होगा। संजय बारू, अभी आपने एक किताब भी आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर पीएम थे अपने मनमोहन सिंह, उनके ये कौन थे, मीडिया एडवाइजर थे। मीडिया एडवाइजर मतलब उन्हें प्राइम मिनिस्टर को मीडिया में क्या कैसे बोलना है वो उनको एडवाइस करते थे। तो संजय बारू वाज द मीडिया एडवाइजर ऑफ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। काफी न्यूज में थी, उस पर मूवी भी बनी थी। तो अब एक और किताब लेके आए हैं ये, अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना। किताब का नाम क्या है, हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना। ये हेनरी किसिंगर कौन है? हेनरी किसिंगर 1970s की अगर हम बात करें तो 1970s में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूएसए के, अंडर द प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। 1970s में अगर हम बात करें 1971 के टाइम में, 1971-75, उस टाइम आपका प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, रिपब्लिकन पार्टी से। रिचर्ड निक्सन उनकी इंदिरा गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थे, ठीक है। तो रिचर्ड निक्सन के अंडर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूएसए के, वो कौन थे, हेनरी किसिंगर। तो हेनरी किसिंगर ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, चाइना को अगर कंट्रोल करना है, चाइना अपनी अलग ही पॉलिसी चला रहा है। जैसे यूएसए की पॉलिसी क्या थी, कैपिटलिस्ट, और चाइना सोशलिस्ट, उसमें भी कम्युनिस्ट पॉलिसी पे चल रहा था। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि चलो चाइना को फंड करते हैं, चाइना को पैसा देंगे
इसको मॉडर्नाइज करेंगे तो ये भी वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लेगा, हमारी तरह खाना खाएगा, हमारी तरह कपड़े पहनेगा, हमारी तरह हॉलीवुड मूवीज देखेगा। तो ये दिमाग लगाया हेनरी किसिंगर ने। तो हेनरी किसिंगर ने फंड प्रोवाइड करा चाइना को इनको डेवलप कराने के लिए। अब चाइना फंड यूज करा, इन्वेस्ट करा इन्होंने चाइना में। अब चाइना तो स्ट्रांग हो गया मिलिटरली से भी और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गया। लेकिन जो इनका कंसेप्ट था कि उसको कंट्रोल कर लेंगे, सब वो चक्कर में पड़ गए, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ये मसला पड़ गया इनके साथ, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा धोखा हो गया या गलती हो गई कि इन्होंने सोचा भाई चाइना को डेवलप करा लेंगे तो चाइना हमारी बात सुनेगा। चाइना अपने रंग में रंग गया, वो यूएसए को चैलेंज करता है। तो इसी से रिलेटेड कि जो आज एक सिचुएशन कोल्ड वॉर जैसी क्रिएट हो गई यूएसए चाइना में। अगर आप देखेंगे जहां कहीं पर पहले इन्वेस्ट कर रहा था यूएसए चाइना में, आज इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है यूएसए और चाइना के बीच में। तो इसी के रिगार्डिंग किताब लिखी गई अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। कैसे हेनरी किसिंगर की हेल्प से चाइना राइज कर गया। तो कई बार होता है कि आप अपने अपोजिशन को कमजोर करने जाते हैं और वो मजबूत हो जाता है। तो कुछ ऐसी मजेदार कहानी थी ये, ठीक है। तो आंसर याद रखेंगे, इट वाज संजय बाल, ठीक है। चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 10 शायद मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू, आज लॉन्च किया ना, तो अभी मैं पढ़ के फिर बताऊंगा इसके बारे में। अब ऐसा थोड़ी ना सब छपा ही रहता है दिमाग में, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। कमलेश कुमार पंत, हाँ जी, करेक्ट आंसर इज कमलेश कुमार पंत, ठीक है। एनपीपीए क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। एनपीपीए क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। इस बॉडी का काम क्या है? ये पी होगा यहाँ पर, ठीक है। एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। इनका बेसिक काम ये रहता है कि कुछ इसेंशियल ड्रग्स हैं, ठीक है। सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एनईएल, नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ये लिखा है। वो कहां लिखी है? अंडर शेड्यूल 1 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स। एक एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। एक कहानी यह है पूरी कि एक होता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1956, उसका सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे तो वो बात करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स की, मतलब जो दवाइयों के प्राइस हैं उन्हें कंट्रोल करने की। तो उस ऑर्डर के तहत सेक्शन 3 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लिखा है। उस सेक्शन के तहत सरकार ने एक लिस्ट तैयार करी है, नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये वो दवाएं हैं जिन पर आपका प्राइस फिक्स रहेगा, आप एक लिमिट से ज्यादा इन दवाइयों का प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो ये प्राइस फिक्स करने का काम किसका है? वो काम है नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनके प्राइस को फिक्स करना। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक चीज ये याद रखनी है इसमें कि ये तो काम तो इसका यही है, फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स इट एंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन टू पीपल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जैसे जो महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, उन जैसे कैंसर वगैरह है, उनकी दवाएं इतनी महंगी बिकती हैं कि आम आदमी नहीं खरीद सकता। तो आम आदमी को अवेलेबल कराने के लिए सरकार ने उनके प्राइस फिक्स कर दिए हैं। अब ये बॉडी कौन सी? एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसको ये याद रखना है कि ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ठीक है। एनपीपीए किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? आज हो सकता है थोड़ा सा आपको ज्यादा शोर देखने को मिल रहा हो, आज पड़ोस में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो शायद उसने सुन लिया, बंद कर दिया उसने।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या होता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जोड़ देते हैं, तो आपको वो नहीं करना, आपको ये याद रखना है इसके अंडर आता है ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये एनपीपीए किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसको ध्यान रखिएगा, खासतौर से वो जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए पीसीएस में क्या है ना, अब हो गया पैटर्न चेंज। अब आप उनको अगर जाके देखेंगे, जैसे उन्होंने साफ लिख दिया है कि जो भी हमारा सिलेबस है, जो यूपीएससी का सिलेबस है वही हमारा, अगर आप पीसीएस के नोटिफिकेशन में जाएंगे उन्होंने कहीं भी सिलेबस नहीं लिख रखा, उन्होंने बोल रखा है जो यूपीएससी का सिलेबस है वही हमारा सिलेबस है। मैंने शायद ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में ये पीसीएस का मतलब जो यूपीएससी का सिलेबस है वही पीसीएस का सिलेबस है, तो जो भी सिलेबस है वो अपलोड कर दिया है। मैं एक बार और चेक करूंगा कि मैंने शायद किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया होगा तो आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो लोग भी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस वाइज जरूर चलें। ठीक है, मैं एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड सेशन भी लूंगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी है, क्योंकि अभी हमने एक नया बैच लॉन्च किया है लवासना, जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, पीसीएस हो गया या अरुणाचल के जितने भी ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम से रेलिवेंट जो भी तैयारी है वो किसके अंडर होगी, अंडर द बैच ऑफ लवासना। इसके अलावा आपका एक फॉरेस्टर एग्जाम है, फॉरेस्टर एग्जाम के लिए भी हमने रेडी कर लिया है एक कोर्स। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8076535685। अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, कुछ ही दिनों तक रह गया ये, उसके बाद फिर ये कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डीआरडीओ ने एक निर्भय क्रूज मिसाइल बनाई है, उसकी रेंज बताइए। डीआरडीओ ने एक क्रूज मिसाइल बनाई है, उसकी रेंज, हाँ जी, जो क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर। क्रूज मिसाइल होती क्या है, एक गाइडेड मिसाइल है, मतलब एक टारगेट सेट कर दिया जाएगा, उसी टारगेट पे जाके गिरेगी, और टेरेस्ट्रियल टारगेट पे मतलब कोई जमीन का टारगेट होगा वहीं पर जाके ये अटैक करेगी। ये सब सोनिक होती है। ठीक है, यानी इनकी जो स्पीड है, इनकी स्पीड साउंड से लेस होती है, स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है इनकी स्पीड। ठीक है, तो ये कैसी मिसाइल होती है, ये सब सोनिक होती है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। निर्भय क्या है, लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया बाय द डीआरडीओ। ठीक है, कैन बी लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल भी इससे आप लॉन्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कैसी मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है। और अमेरिका की एक मिसाइल है टोमाहोक, ठीक है, उसका इंडियन वर्जन है ये, इंडियन वर्जन ऑफ अमेरिकन मिसाइल टोमाहोक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मतलब ये कि रेयर फैक्ट है जो जनरली कम मिलता है, और कई बार क्या होता है आजकल जो एग्जाम देखे जा रहे हैं वहां पर इस तरह की जो रेयर फैक्ट है जो जनरली लोग कम जानते हैं उनको वो पूछ लेते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल वगैरह सब पढ़ लेंगे, बट इस तरह से फैक्ट की ये अमेरिकन वर्जन ऑफ अमेरिकन टोमाहॉक का इंडियन वर्जन है, तो ये कई लोगों को नहीं पता होता, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपना टारगेट ये है जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल हो चीजों को कवर करने का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द काकोरी ट्रेन रॉबरी एज अ काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एस। देखिए यूपी में ही हो सकता है, आजकल यूपी में एक नया ट्रेन चला है नाम चेंज करने का।
हाँ जी, क्या करें? काकोरी ट्रेन मूवमेंट, स्ट्रगल, रिवोल्ट, एक्शन। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। आई थिंक आप लोगों को सबको करेक्ट आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज काकोरी ट्रेन एक्शन। एक्चुअली रॉबरी वर्ड यूज करते हैं ना, या कई लोग यूज करते हैं काकोरी कांड, तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ गलत कर दिया। कांड वगैरह वर्ड जो यूज होते हैं, काकोरी कांड या फिर रॉबरी, तो ऐसा लगता है निगेटिव फील सा देता है कि भाई कुछ गलत कर दिया। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसका नाम बदल दो काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि ये देश की भलाई के लिए काम किया गया था। क्योंकि इसमें पैसा तो लूटा गया था, लेकिन किसके लिए लूटा गया था? ताकि हथियार खरीदे जा सके और उससे अंग्रेजों से आजादी दिलाई जा सके। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन अब नाम कर दिया जाएगा इसका। काकोरी ट्रेन एक्शन है क्या? ये एक रॉबरी की ट्रेन की, जैसे अभी कोई मूवीज भी आई थी, शहीद मूवी है बॉबी देओल की, आप वो देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है। उसमें ये काकोरी ट्रेन वाला इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। एक लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, काकोरी रॉबरी की डेट इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये डायरेक्ट डेट। काकोरी जो रॉबरी है या काकोरी जो भी इंसिडेंट है, उसकी डेट क्या है? 9 अगस्त 1925। एक लखनऊ के पास गांव था काकोरी, वहां पर ये हुआ था। ये भी पूछ लेता कहां हुआ था। काकोरी तो सबको पता है, लेकिन ये है कहां? लखनऊ के पास है। 10 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 10 रेवोल्यूशनरीज। और उसमें मेजरली कौन कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे। कौन कौन? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, वही जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में लिखी है। अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, इनकी दोस्ती बहुत फेमस है। और कौन थे? राजेंद्र लहरी थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे, बनवारी लाल थे। ये नाम भी पूछ लेता है इंसिडेंट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, ठीक है, 3 लोगों को तो फांसी की सजा दी गई थी ऑन दिसंबर 1927 फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द काकोरी इंसिडेंट। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है डेट, अगस्त 9 1925। हाँ जी, चंद्रशेखर आजाद भी लेकिन इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। Which has become India's first national park to be equipped with satellite phones? देखिए, सैटेलाइट फोन्स का यूज तब करना पड़ता है जब मोबाइल नेटवर्क वीक होते हैं, वन ऑफ द रीजन थी। अब काजीरंगा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है आपका आसाम में, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन आसाम। अब आसाम में दिक्कत क्या है? नेटवर्क प्रॉब्लम है। जो जिस हिली पोर्शन में ये बिलोंग करता है काजीरंगा नेशनल पार्क, अपर आसाम में, वहां थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है। तो उस नेटवर्क इशू से डील करने के लिए एक सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है कि अब जो भी कनेक्टिविटी होगी किसी मोबाइल टावर से नहीं होगी, डायरेक्ट सैटेलाइट से होगी। सैटेलाइट से होगी तो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर मिलेगी। इस सैटेलाइट फोन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि पोचिंग को रोका जा सके। कई लोग क्या है, इलीगली नेशनल पार्क से जानवरों को स्मगल या मार के उनको यूटिलाइज करते हैं, जैसे किसी की खाल यूज कर ली, किसी का दांत यूज कर लिया, इस तरह से। तो इस तरह की जो इलीगल हंटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पोचिंग। तो कोचिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ताकि जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक सैटेलाइट फोन की व्यवस्था करी गई है। तो ये आपको कहां मिलेगा? पहला नेशनल पार्क बन गया इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को बाकी सारे नेशनल पार्क की लोकेशन बता दीजिए। जैसे बालपक्रम नेशनल पार्क, ये कहां पर मिलेगा आपको? ठीक है, हाँ जी, 6 सैटेलाइट फोन इक्विप्ड है। जनता है तो सब पे भारी है। जनता मेजोरिटी सही होती है, बट
नॉट ऑल द टाइम्स, ठीक है। आपको मेजोरिटी में बिलीव नहीं करना है, बस अपने आप पर बिलीव करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो केबीसी की तरह वहां पर लाइफ लाइन नहीं मिलेगी कि ऑडियंस पोल दे दो। वहां जो कुछ है या तो आता है या तो नहीं आता, दो ही ऑप्शन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है। तो यू मस्ट बी एबल टू टेक योर ओन स्टैंड। आप लोगों को ऑफिसर्स बनना, और ऑफिसर्स की खास सबसे स्पेशल बात यही होती है, आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। मेघालय, बहुत बढ़िया। बालफक्रम नेशनल पार्क कहां पर है? इट इज इन मेघालय। बांदीपुर इज इन कर्नाटका, और चंदौली नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। एटलीस्ट अब आपको कोई नेशनल पार्क याद हो ना हो, ये चार तो जरूर याद होने चाहिए। बालफक्रम मेघालय, बांदीपुर कर्नाटका, चंदौली महाराष्ट्र, काजीरंगा आसाम, ठीक है। देखिए ये फायदा होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी साथ ही साथ यहाँ से निपटता जाता है। बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए आपको, अगर तरीका आता है तो कोई इश्यूज है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक सोच रिया ए ब्रांड एंड लोगो फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है सोच रिया को? देखिए अगर आप आंसर देंगे ना तो ये आप ही के दिमाग में जाएगा लंबे टाइम तक, फिर आप इसको रिटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च रही है ब्रांड एंड लोगो फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ जी बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं महुआ, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ही महुआ। महुआ बोले सर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने लॉन्च किया है। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनकी ब्रांडिंग एक लोगो के तहत की जाएगी, मतलब जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट बनाएंगे उन पे एक लोगो लगा दिया जाएगा सोच रैया का, मतलब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बनाया ताकि उनकी एक अलग ब्रांडिंग करी जा सके। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज द नेम सजेस्ट, सेल्फ हेल्प करते हैं, मतलब अपनी मदद खुद करते हैं। क्या होता है, जैसे गांव में कोई गांव है उसमें बहुत गरीबी है, अब जरूरी तो है नहीं सरकारी मदद यहां तक पहुंची जाए, तो गांव के लोग आपस में मिलके क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग कम्युनिटी शेयरिंग पे एक दूसरे की मदद करेंगे। जैसे मान लो तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बाकी लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर कम्युनिटी सपोर्ट रहेगा तो किसी को परेशानी नहीं होगी, आज किसी को जरूरत है कल किसी को जरूरत है, तो होता क्या, जैसे मान लीजिए इस तरह की भी स्कीम ये लोग चलाते हैं कि क्या करेंगे कि हर कोई मिलके मान लीजिए 100 रुपीज, जैसे गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 100 फैमिलीज हैं, उन्होंने क्या करा 100 रुपीज मिलके इकट्ठा कर दिए, तो कितने रुपए हो गए 10,000। ये एक फंड इकट्ठा हो गया। अब इस फंड को अगर मान लीजिए अचानक से किसी पर्सन को जरूरत पड़ गई 2,000 रुपए की, अब 2,000 रुपए गरीब आदमी के लिए बड़ी बात, तो ये क्या करेंगे, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास के फंड के पास जाएंगे और इनसे कहेंगे भैया हमें थोड़ी सी मदद कर दो, 10,000 में से 2,000 रुपए दे दो। तो सबने मिलकर फंड इकट्ठा करा और इसको एक इंडिविजुअल पर्सन को जिसको जरूरत थी उसको प्रोवाइड कर दिया, फिर धीरे धीरे वो उसे चुकाता रहेगा। तो इस तरह की भी सुविधा आपकी बनती है किसके अंडर, अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन द यूएस नेवी लेड साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर बताइए। Indian Navy participated in the US Navy led Southeast Asia Cooperation and Training Military Exercise in which country? CRSET.
हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है? सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है, ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है, सिंगापुर सिटी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। In memory of the struggles and sacrifices of the people of India, which day will be observed as Partition Horrors Remembrance Day? इस 15 अगस्त से प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था कि जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए था कि कितनी भयावह दिन था वो। 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, उससे भी ज्यादा की ही मानते हैं मौत हुई थी लोगों की इस बंटवारे में। हाँ, तो वो हुआ था आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त, ठीक है। तो 14 अगस्त को अब हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज बीन अवॉर्डेड अशोक चक्र पॉस्टमसली? पॉस्टमसली मतलब आफ्टर दैट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021। अभी रिसेंटली 15 अगस्त को अशोक चक्र दिया गया था, तो किस पर्सनालिटी को दिया गया? सिपाही, नीरज अहलावत, अरुण कुमार पांडे, बाबूराम या अल्ताफ हुसैन भट्ट? ये डिफेंस के अवार्ड्स हैं, तो किसे मिला है अशोक चक्र? हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइएगा। Who has been awarded Ashok Chakra posthumously on the eve of Independence Day 2020? हाँ, श्री बाबूराम जी, ठीक है, बाबूराम को मिला है अशोक चक्र। और भी अवार्ड मिले थे, जैसे अशोक चक्र तो मिला श्री बाबूराम को, ही वाज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। और दूसरा मिला है कीर्ति चक्र को, ठीक है, कीर्ति चक्र किसको मिला है? श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट। अल्ताफ हुसैन भट्ट कौन थे? कांस्टेबल थे इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ठीक है। तो 2 अवार्ड्स मिले। इसके अलावा थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए गैलेंट्री अवार्ड पे। ये जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब है क्या? ये सब गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री का मतलब होता है ब्रेवरी, मतलब जो अवार्ड बहादुरी के लिए दिया जाए, करेज वर्क के लिए दिए जाए। तो बहादुरी के लिए ऑब्वियसली डिफेंस वालों को ही दिए जाते हैं, तो ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो ब्रेवरी के लिए इंडिया में 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरीज है इन द फेस ऑफ एनिमी, मतलब फेस ऑफ एनिमी मतलब वॉर टाइम, जब जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, युद्ध के टाइम अगर आप करेज दिखाएंगे, बहादुरी दिखाएंगे, तो आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा? गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी, ये वाली कैटेगरी का अवार्ड। और दूसरा अवार्ड मिलता है ड्यूरिंग द पीस टाइम, मतलब वॉर नहीं चल रही है बट कोई छोटा मोटा एग्रेशन था, आपने वहां पर बहादुरी दिखाई, तो वहां पर आपको दूसरी कैटेगरी का अवार्ड मिलेगा। तो जो वॉर टाइम की कैटेगरी है उसके 3 मेन अवार्ड होते हैं। सबसे पहले नंबर पे है परमवीर चक्र, सेकंड पे है महावीर चक्र, थर्ड पे है वीर चक्र, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वॉर टाइम में कौन कौन से अवार्ड है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। इसी तरह से अगर पीस टाइम की बात करें तो पीस टाइम में 3 अवार्ड है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। नंबर सबसे टॉप का कौन है? अशोक चक्र। नंबर 2 का कौन है? कीर्ति चक्र। तीसरा कौन है? शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये 6 अवार्ड के नाम आप जनरली सुनते रहते होंगे, तो इनको कैटेगराइज करना सीखिए। ये जो ऊपर वाले हैं परमवीर, महावीर और वीर, मतलब जिसमें वीर जुड़े हैं वो किससे रिलेटेड है? वॉर से रिलेटेड है। और अशोक, कीर्ति, शौर्य ये पीस टाइम से रिलेटेड है। चलिए फिर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, सब आता रहता है। पॉस्टमसली मीन्स आफ्टर डेथ, जब किसी की मृत्यु के बाद उसे अवार्ड दिया जाता है, आफ्टर हिज डेथ और हर डेथ, अगर डेथ के बाद अवार्ड मिलता है तो उसको कहते हैं पॉस्टमसली अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स? Name of India's first cattle genomic chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds. जो मैं कह रहा इंडिगा हो, ये शायद पढ़ा है आपने।
करेक्ट आंसर इज इंडिगाओ, इंडिया की गाय इंडिगाओ। ठीक है, अच्छा जेनोमिक चिप क्या होती है? जेनोमिक चिप, ठीक है, यही छोटे छोटे वर्ड हैं जिनका हमें मतलब नहीं पता होता है और फिर हम उसे समझने की भी कोशिश नहीं करते, तो वो पूरा हमारा टॉपिक से इंटरेस्ट चला जाता है या फिर हम बस वो रट के रह जाते हैं, मतलब नहीं समझ पाते हैं। अगर चीजों का मतलब समझ लेंगे तो चीजों को ज्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। जीनोमिक चिप मान लीजिए एक ग्लास की स्लैब होती है, ठीक है, एक ग्लास की स्लैब है, उसमें अलग अलग सेल्स होंगी, ठीक है, उन सेल्स में अलग अलग डीएनए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के आपको क्या मिलेंगे? डीएनए मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के। तो उसी को कहते हैं जीनोमिक चिप, मतलब डिफरेंट जीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन अ सिंगल चिप, तो वो क्या कहलाती है? जीनोमिक चिप। अब किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट जीन पे उस एक्सपेरिमेंट का क्या असर पड़ेगा आप एक सिंगल चिप से पता कर सकते हैं। आपको अलग अलग जीन पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, एक ही चिप पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, हर जीन पे क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप यहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेनोमिक चिप इंडिया की पहली कैटल जेनोमिक चिप तैयार की गई, जिसे हम कह रहे हैं इंडिगाओ। इंडिगाओ है क्या? प्योरली इंडिजीनियस एंड लार्जेस्ट कैटल चिप है वर्ल्ड की। टारगेट क्या है? फार्मर की इनकम बढ़ाना। किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? देश का जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके साथ मिलकर किया जा रहा है, और आत्मनिर्भर भारत का ग्रेट एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंस ये पढ़ लीजिए, इंडिजीनियस ब्रीड्स मतलब जो काव है उसकी जो इंडिजीनियस मतलब इंडियन ब्रीड्स हैं काव की, उसकी खास बात क्या है? तो जो इंडिजीनियस काव उनको बोवाइंस भी कहते हैं, वो रोबस्ट एंड रेजिलियंट है, मतलब वो क्लाइमेट चेंज से भी उनको असर कम पड़ता है। ठीक है, इंडिया में तो आप देख सकते हैं गाय कितना मजबूत हो चुकी है, क्योंकि गाय आज के टाइम में इतना कोई प्रोटेक्शन है नहीं गाय का, तो ये लोग कहीं भी मार्केट में खुलेआम घूमते रहते हैं, गार्बेज खाते रहते हैं, गार्बेज में होता है प्लास्टिक, तो ये भी इनके लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कई गाय इसको भी हजम कर जाते हैं। ठीक है, तो मिल्क जो होता है, जो हमारे इंडिजीनियस एनिमल्स है उनका मिल्क हाई इन फैट होता है, और उसमें क्या मिलता है? एसएनएफ कंटेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो, एसएनएफ कंटेंट। ठीक है, इसी तरह पे वर्ड ज्यादा फोकस करिए जो नया सुनने को मिले, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये नए वर्ड पकड़ के एग्जाम क्वेश्चन बना देते हैं। तो एसएनएफ कंटेंट क्या होता है? ये दीज आर द सब्सटेंसेस इज मिल्क, मतलब अगर वो जो मठा और जो वाटर होता है ना कैसीन की फॉर्म में, उसको हटा दो तो बाकी का जो सब्सटेंस बचता है वो क्या कहलाता है? एसएनएफ कंटेंट। आपको बेसिकली इतना याद रखना, एसएनएफ कंटेंट किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, एसएनएफ कंटेंट किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज फ्लैग्ड ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वॉर रिकॉर्ड एट सियाचिन ग्लेशियर? मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट अल्टीट्यूड बैटल फील्ड है दुनिया की, वहां पर कुछ जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको हम चढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए इसका, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, क्वेश्चन नंबर 20। Alright, so majority is going with Ministry of Social Justice and Empowerment and Kilsan carrying Ministry of Defense. इसमें देखिए किनको लेके जा रहे हैं? डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अब हम क्या कहते हैं? उनको स्पेशली एबल्ड कह देते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कह देते हैं। ठीक है, उनको लेकर जा रहे हैं सियाचिन के पहाड़ पर, तो कौन ले जाएगा? हाँ जी, तो ये काम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी ये हो भी गया है, अभी ये जो नदन कमांड इंडियन आर्मी का, उसका ये ट्वीट है, आप पढ़ सकते हैं कि a world record was created today when 8 specially abled people reached Kumar Post at 15,632 feet on Siachen Glacier। ये सियाचिन ग्लेशियर पे एक पोस्ट है कुमार पोस्ट, 15,000 फीट पर, वहां पर 8 स्पेशली एबल्ड लोग पहुंच चुके। ठीक है, एक टीम बनाई गई थी क्लॉ, वो इन्हीं को गाइड करने के लिए थी, तो उसको याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर ये यहां पर आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। शाम में आपका
मैराथन क्लास होगा 8 PM पर मैथ्स का, ठीक है, उसमें भी आपको अटेंड करना है। जो लोग भी एलडीसी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने डीपीक्यूज मैंने बताया, उसको प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस जहां से भी मिले पॉसिबल हो उसको जरूर दीजिए। इसके साथ साथ हम एसआई का मेंस का फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एसआई मींस फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप लोग एनरोल करा दीजिए। एनरोल कराने का जो नंबर है, ठीक है, जिन्हें एनरोल कराना है वो ये 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप करा दें, इमरजेंसी का नंबर है, तो उनको टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लिया जाएगा, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज होने वाला है। चलिए फिर लास्ट लेक्चर में देख लूंगा, अगर और कुछ बचा हुआ अगस्त का तो उसको भी निपटा लेंगे, ठीक है। लास्ट तो कुछ होता ही नहीं, जितना भी पढ़ लो उतना कम है, ठीक है। चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय।